ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस। ये रहे ऑप्शंस। हम्म। सो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए ये सिंपल, आई थिंक ये उस पे क्वेश्चन है कि क्या न्यूली डेवलप्ड एल्गोरिथम ऑफ रैंडम नंबर जनरेशन नीड्स टू बी टेस्टेड। ठीक है, तो एक रैंडम नंबर जनरेशन का एल्गोरिथम को है ना डेवलप किया गया है। द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स generated can be considered a random sample from a uniform distribution on interval 0 1। तो ठीक है ना, तो ये डेवलप किया गया है, तो आपको बस ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं वो जनरेट किए गए हैं वो यूनिफॉर्म से है या नहीं है, ये चेक करना है ना। सो इट्स लाइक एच नॉट यू कैन टेक कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म 0 1, मतलब ये पॉपुलेशन जो डेटा जनरेट हुआ है वो यूनिफॉर्म 0 1 है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एफ जो डिस्ट्रीब्यूशन से जिससे आया है नंबर्स वो यूनिफॉर्म है, या एफ है यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आपको क्या, तो ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है ना। सो आप देखो कि विच टेस्ट इज अप्रोप्रिएट, तो आपके जो नॉन पैरामीट्रिक के जो है ना, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अप्लाई करके आप देखो कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, साइन टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट। सो कौन सा टेस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए? दिमाग लगा के बताइए थोड़ा। जब जस्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है ना, आपके पास नॉलेज है कि कौन सा टेस्ट कब यूज होता है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। देखो ये साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट तो मीडियन टेस्ट आई थिंक, है ना, ये दोनों तो मीडियन टेस्ट है ना, ये तो मीडियन टेस्ट है। अब ये 3 4 का बताओ, ठीक है ना। तो ये सुनो, जिसमें आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, दैट इज द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप यूज़ करते हैं ना, एफ एन माइनस एफ, इसका मॉड से लेते हैं, सो इस तरह से आता है, ठीक है ना। सो दिस इज फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जस्ट नॉलेज बेस्ड है, इसमें कुछ खास कैलकुलेशन का है नहीं। यू शुड रीड अबाउट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, व्हेन यू कैन यूज विच टेस्ट, ये आपको आइडिया है, सो दैट विल बी इजियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या कह रहा है ये कि सपोज दैट एक्स गिवन लैम्बडा, ठीक है ना, तो एक्स गिवन लैम्बडा है, वो तो लिखा हुआ है पॉइसन लैम्बडा, राइट। so this is Poisson lambda, and consider the exponential distribution with mean 1/4 as the prior। so lambda का जो prior है that is exponential with mean 1/4, मतलब rate 4 हो गया है ना। and if the observed value of x is 0, अब कह रहा है x की observed value 0 है, then which among the following is the 95% Bayesian credible या confidence interval for lambda of smallest length। तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, है ना। सो डू यू नो हाउ टू फाइंड, या फॉर्मूला आपका कि 95% बेजियन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लैम्बडा, तो आपको निकालना है ना, ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ, ये भी है ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। बताइए जी, इसको पहले ट्राई करके देखो, तो मैं करता हूँ। तो विच वन कैन बी लैम्बडा के लिए, कह रहा है 0 to c होगा जहाँ c 0.95 है, 0 to c जहाँ c log 20/5 है ना, c2 एक्सपोनेंट e की पावर c वेयर c इज दिस, एंड -0.2 से c to 0.2 to c वेयर c इज दिस। सो यू थिंक ऑफ, ट्राई एक बार करो।
If you have direct formula, you can apply. Otherwise, you have to derive. So any idea? I think उत्कर्ष कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन. ओके. तो लैम्बडा का ना पोस्टीरियर निकाल लो. आई थिंक पोस्टीरियर लैम्बडा का आ जाएगा तो उसे निकल जाएगा ना. सो यू फाइंड पोस्टीरियर ऑफ लैम्बडा फर्स्ट एंड देन आ जाएगा. बताइए जी. सो एक्स बराबर 0 तो गिवन ही है, तो इसको यू कैन यूज. है ना. वैसे यहाँ x बराबर 0 निकालेंगे व्हेन लैम्बडा इज नोन, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेज़ टू पावर 0.0 फैक्टोरियल, यही आएगा. और हमें पोस्टीरियर चाहिए, राइट. तो वैसे लैम्बडा का पीडीएफ क्या है, तो मैं वैसे लिखूँ. ठीक है ना. इसमें देख लेना. तो जैसे इस तरह से कुछ लिखे. सो यू फाइंड पोस्टीरियर पीडीएफ ऑफ लैम्बडा. ना वैसे मैं प्रायर जैसे पाई से लिख दूँ अगर, तो प्रायर ऑफ लैम्बडा इज 4 ई की पावर माइनस 4 लैम्बडा, ऐसा आ जाएगा. देन पोस्टीरियर क्या आएगा लैम्बडा का. क्या लैम एक्सपोनेंशियल विद रेट 5 आ गया. आ गया ना. तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल 5 आ गया. निकालना आता है सब लोगों को. ज्वाइंट लिखो लैम्बडा और एक्स का, एंड देन डिवाइड बाय मार्जिनल ऑफ एक्स. ठीक है. तो उससे आ जाएगा. अगर वैसे करना चाहो तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू 4 ई की पावर माइनस 4 लैम्बडा अपॉन, यू जस्ट फाइंड मार्जिनल ऑफ एक्स. तो एक्स तक दे रखा है. तो ज्वाइंट को क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट और लैम्बडा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना. तो इस तरह से कुछ यही कुछ होगा जी. एक्स का सपोर्ट क्या है. अच्छा यहाँ पे तो समेसन करना पड़ेगा. एक्स तो वो है ना. एक मिनट. तो इससे आएगा, इससे नहीं जाएगा ना. इसमें आई थिंक है ना,
एक मिनट, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, स्कोर करना चाहे तो? अच्छा, प्रोपोर्शनल करके उससे कर लोगे नहीं? तो जैसे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल करेगा ना, उस तरह कुछ हो जाएगा ना, कि दिस इज जो लाइक मैं बोलूँ कि लैम्डा गिवन एक्स, एक्स बराबर जीरो है ना। अच्छा, तो एक्स बराबर जीरो हमें गिवन, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होता है ना, तो ऐसा आ जाएगा 4 e⁻⁵ लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनने के लिए पोस्टीरियर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 5, यही PDF 5 e⁻⁵ आ जाएगा नहीं, तो उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। तो आगे क्या करना है अब इस लैम्डा के लिए आप वो निकाल सकते हो क्या, एक्सपोनेंशियल 5 है, सो कैन बी 5 कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, व्हाट यू हैव टू कंसीडर, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो इस तरह से है ना, तो इसके लिए जो स्मॉलेस्ट लेंथ का लेना पड़ेगा, जीरो से लेना पड़ेगा, है ना। तो बस ये जीरो से सी आप ये देख लो, x फ्रॉम जीरो टू सी एंड दिस इज 95%, एक्स नहीं लैम्डा के लिए चाहिए ना, तो लैम्बडा इज दिस। तो यहाँ से जरा सी की वैल्यू निकाल लो। जैसे उन्होंने बताया फर्स्ट आ रहा होगा, फर्स्ट आ रहा है कि सेकंड आ रहा है, ऑप्शंस क्या है, एक लोगों ने आंसर किया है, फर्स्ट है या सेकंड है आंसर, क्योंकि होगा तो यही जीरो के अराउंड होगा। हाँ, सिर्फ सेकंड आ रहा सेकंड आ रहा है ना, हाँ सेकंड आएगा एक्चुअली। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप, लैम्डा का तो आपको पता ही है ना, जस्ट ये पोस्टेरियर यूज करो अब एक्सपोनेंशियल 5 और इसको सॉल्व करो। तो एक्सपोनेंशियल 5 यूज करके, से एक्सपोनेंशियल 5 में ये CDF ही तो हो गया, सो ये जो स्मॉलेस्ट होगा वो जीरो का राउंड, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कुछ CDF क्या होता है, ये CDF ही तो है लैम्डा का एट C, दिस इज 95%, तो ये कुछ CDF होता है 1 - e⁻, ऐसा आ जाएगा -5C, दिस इज 0.95। आई थिंक यहाँ से C निकाल लीजिए, तो ये C निकालेंगे तो B वाला आएगा आई थिंक, है ना। एक बार सॉल्व कीजिए सब लोग, log 20y कितना है 5, तो यहाँ से ऑप्शन B आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक आइडिया है प्रूफ का। ठीक है, क्योंकि जो है ना पोस्टेरियर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके प्रोडक्ट का, जैसे इसको PDF बना लो, PDF बनाने के लिए 5 ऐसा आएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। तो इसका B होगा, ऑफिशियल में चेक कर लेना। जो C वाला ऑप्शन है, तो फिर दो पार्ट में कटा हुआ पार्ट इसमें जो है, ये ना एक्चुअली है ना, ऐसा इनका सिस्टम है। तो इसको अगर मैं क्रॉप कर दूं, ठीक है, यहाँ भी क्रॉप कर दें, ठीक है, इसको ज्वाइंट कर दो, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऑल द XI R, ठीक है, एंड ऑल द YI, इसको थोड़ा लार्ज करेंगे तो आ जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो XI यहाँ पे है और YI यहाँ पे है, थोड़ा और लार्ज करो। ठीक है, इस तरह कुछ है। तो ऑप्शंस क्या है, जो ऑप्शंस हैं आपके पास, सो क्वेश्चन अभी एटलीस्ट रीडेबल है अब। इसमें यह है कि आपको बताया गया है कि x1 x2 x1 y1 x2 y2 xn yn, है ना, ये बाइवेरिएट डेटा है आपके पास। सो आर बाइवेरिएट मेजरमेंट वेयर n इज मोर देन 2, अज्यूम दैट ऑल xi आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल yi आर डिस्टिंक्ट। ये पहले बता दिया कि xi डिस्टिंक्ट है, yi डिस्टिंक्ट है। लेट ये जो TP है यहाँ पे, है ना, टाउ p होगा आई थिंक, सो
जो भी आई थिंक टाउ पी होगा. सो टाउ पी डिनोट द ऑर्डिनरी पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड आर एस डिनोट द, ये भी आर होगा ना, आर पी आर एस है क्या, ऑप्शन सारे आर एस ही हैं. सो आर एस डिनोट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सपोज आर पी इज 1. अच्छा तो ये आर पी था इसका मतलब, ठीक है ना, ये आर पी है, दिस इज आर पी नॉट टी पी. सो ये देखना है. सो दिस इज आर कॉमा पी, ठीक है. सो आर पी डिनोट द ऑर्डिनरी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. आर एस डिनोट द, तो आर पी की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, मतलब आपको बता रखा है कि जो ऑर्डिनरी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 1 है. आर एस है स्पीयरमैन, है ना, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो आपको पूछ रहा है कि आर एस की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या होगी, तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है आपसे कि स्पीयरमैन है ना, जो है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और ये जो ऑर्डिनरी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इन दोनों में क्या रिलेशन, अगर 1 है तो इसमें क्या हो सकता है, बताइए. सोचिए, कुछ आइडिया बताइए, ये भी डायरेक्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग पे है. सो पियर्सन कोरिलेशन क्या मेजर करता है, लीनियर रिलेशनशिप. एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या मेजर करता है कि मोनोटोनिक है कि नहीं, है ना, मोनोटोनिक रिलेशनशिप ऐसे कुछ है ना. ये जो आर पी है, दिस मेजर्स कि कितना वो है, डिपेंड या लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, है ना. एंड आर एस चेक्स वेदर मोनोटोनिक बिहेवियर है कि नहीं. अगर आर एस नेगेटिव है इसका मतलब कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है. आर अगर 1, आर एस 1 है इसका मतलब है ना, सो मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करता है ना ये. एंड आर पी 1 है इसका क्या मतलब है कि एक्स वाई लीनियरली रिलेटेड है, राइट. सो एक्स वाई आर लीनियरली रिलेटेड. सो व्हाट कैन यू से अबाउट आर एस. और जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है ना. तो पॉजिटिव होगा, तो y बराबर काइंड ऑफ, अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए एक्स प्लस बी है फॉर एग्जांपल, सो ए हैज़ टू बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता है ना. तो और ये 1 है ना कोरिलेशन. तो यहाँ पे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इनमें से हाफ होगा, 1 होगा, -1 होगा, या हाफ से 1 में होगा. है ना, हाँ, बता रखा है एक्स आई डिस्टिंक्ट है और वाई आई डिस्टिंक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. और आर पी 1 है, मतलब दे आर लीनियरली रिलेटेड, है ना. सो सर, हाँ. सिमिलर क्वेश्चन 2018 में आया था, तो उसमें प्रोडक्ट आरपी को प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला था. तो अगर वो 1 हो रहा था तो आरएस भी 1 हो रहा था. अच्छा, ओके. सो
तो यहाँ भी यही मतलब है ना कि दोनों एक्स आई वाई आई जो है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एक्चुअली, और चूंकि वो डिस्टिंक्ट है तो रैंकिंग भी दोनों की एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो आर एस को ना 1 होना पड़ेगा, यहाँ भी 1 ही होगा आई थिंक, देख लो एक बार आप लोग। सो है ना, एक तो ऑल वैल्यूज डिस्टिंक्ट है एक्स आई वाई आई, और आर है ना ये आर पी 1 है, मतलब दे आर एग्जैक्टली लिनियरली रिलेटेड। सो और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स आई भी इंक्रीजिंग है, वाई आई भी इंक्रीजिंग है, दोनों दे आर परफेक्टली इंक्रीजिंग, एंड दे आर परफेक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स वाई आर एस विल बी 1। ठीक है ना, तो यहाँ 1 आंसर होगा। मतलब जस्ट इंटरप्रिटेशन पे कि आर एस और आरपी का क्या इंटरप्रिटेशन है, उस पर बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। एक बार और पहले आया जैसे बताया, तो वहाँ भी 1 ही था ना, इस तरह से। तो चूंकि आर पी 1 है ना, और यहाँ डेटा डिस्टिंक्ट है, सो बोथ आर लिनियरली रिलेटेड एंड बोथ आर इंक्रीजिंग, सो दैट्स वाई दे आर परफेक्टली, है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो प्लस होता है, डिक्रीजिंग होता है एक, है ना, उसके अकॉर्डिंग, सो फिर माइनस हो जाता। ठीक है जी, तो ये रहेगा रिलेशन, तो यहाँ पे देखो। So they are asking, consider a BIBD, balanced incomplete block design with V treatment in B blocks, each of which has K plots. Let R denote the number of blocks in each treatment occurs. ठीक है, R denote number of blocks in each treatment occurs. In which, sorry, R denote the number of blocks in which each treatment occurs. So R जो है वैसे blocks हैं जिसमें each treatment occurs, ठीक है, and lambda be the number of blocks in which each pair of treatment occurs. Each pair है ना, तो you take any two of treatment occurs. Which of the following statement is necessarily true? अब इस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? वी वी इज आर के, वी आर इज वी के, आर टाइम बी माइनस वन इज लैमडा टाइम के माइनस वन, आर टाइम वी माइनस वन इंटू लैमडा टाइम बी माइनस वन। सो क्या लगता है इसमें क्या करेक्ट होना चाहिए? थर्ड, पुराना का बता रहे थे ना आप। सो इसमें ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे आप इसको ट्राई करके बताइए क्या होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकली देखिए, है ना। यू कैन गो थ्रू सी एन थ्योरी, अभी आप देख सकते हो क्या है, एंड देन यू कैन डिसाइड। कुछ आइडिया है? टू आ रहा है ना। यू जस्ट सी द थ्योरी एंड ट्राई टू रिलेट, जिनको आइडिया वही कर पाएंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है फिर कैसे डिसाइड करोगे, है ना। सो हमें क्या गिवन है? बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन, एंड वी है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, बी है नंबर ऑफ ब्लॉक, आर है नंबर ऑफ ब्लॉक इन विच ईच ट्रीटमेंट ऑकर्स, एंड के है नंबर ऑफ प्लॉट्स पर ब्लॉक, है ना। सो के, हाँ, नंबर ऑफ
प्लॉट्स पर ब्लॉक। सर ये जी सर ये सारे तो स्टैंडर्ड रिलेशंस है ना, तो सर इसमें सर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना सर, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि सेकंड वाला सही है। यस यस एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ, जिनको याद होगा वही कर पाएंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, सो सिंपल रिलेशन है ना। सो इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ये। क्या आइडेंटिटी है ना, इसमें तो कुछ खास करना नहीं है ना, मतलब वही बोल रहा हूँ, जैसे जिनको नहीं पता है तो दे हैव टू गो थ्रू एंड सी द थ्योरी। जिनको याद है डायरेक्टली टिक कर लेंगे, जिनको नहीं याद है दे कैन नॉट डू एनीथिंग। इन एग्जाम में तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। सो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये वाला बी वाला, राइट। सर हाँ जब BIBD स्टार्ट होती है तो उसमें ये सारे के सारे मतलब दिए रहते हैं। जी वही, तो उनको याद करना पड़ेगा ना, तो आपको याद है इसलिए आपको आसान Yes. लग रहा है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब आइडेंटिटी है, मतलब ये रिलेशन है, जस्ट आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोल रहा है। जैसे आपको याद है डायरेक्टली टिक करोगे, नहीं याद है तो एग्जाम में मुझे लगता नहीं कुछ कर सकते आप, क्योंकि इसमें सॉल्विंग का कुछ नहीं है, जस्ट ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया टाइप का। सो ये ऑप्शन का चक्कर है। तो यहाँ पे एक तो हिंदी में ना दिक्कत है, देखो तो ये जो है ऑप्शन 3 में ना थोड़ा सा ये वो हो गया है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, पढ़ पाएंगे। देखो तो इसमें बोल रहा है कि x1 x2 x3 x4 IID रैंडम वेरिएबल है, इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 थीटा है ना। सो xi यूनिफॉर्म 0 थीटा है, एंड आपको बोल रहा है कि थीटा पॉजिटिव है, नॉन अननोन पैरामीटर है। हम जानते हैं x4 मतलब मैक्सिमम ऑफ ऑल, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, एंड आपको एक i दे रखा है इंटरवल, आई थिंक राइट। सो ये है 2 टाइम फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से 3 टाइम फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और एक j इंटरवल दे रखा है फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से 1 प्लस फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपसे ये पूछ रहा है पहला का, द कवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ i एंड j आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सेकेंड कह रहा है कवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ i इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बट द कवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ j इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सी बोल रहा है वही इसी में रिलेटेड होगा, the coverage probability of j is independent of theta but the coverage probability of I is not independent of theta, and fourth है the coverage probability of both I and j, मतलब ऐसे यहाँ चेक करना है कि किसका coverage probability थीटा पर डिपेंड कर रहा है, किसका नहीं कर रहा। I and j दो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दे दिया, so you have to just find confidence coefficient, right। चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो पिछला जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिजल्ट था। ये आप लोग बताइए इसका क्या करेंगे आप। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या थीटा बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच का निकालिए, एंड ये क्या आएगा दोनों केस में आपको, जैसे मान लो आई के लिए निकालोगे तो दिस टू दिस क्या आएगी, इसमें दिस टू दिस। तो ट्राई करके बताइए, सॉल्व करके देखो, क्योंकि ये सब आपको ही करना है, नहीं तो फिर मैं करता हूँ अगर नहीं कर पाओगे तो। ऐसे आप लोग कर लेंगे ना, जो ट्राई करेंगे वो कर ही लेंगे, आसान है। तो चेक करके बताओ क्या आएगा। ठीक है ना, ट्राई कीजिए और आंसर बताइए क्या आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों पार्ट में आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी 2x4 ये ना माइनस 3x4, एंड बीटा से नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स आई यूनिफॉर्म 0 थीटा में, तो एक्स आई अपॉन थीटा यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, तो उससे कर लो। एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से 1 प्लस फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, किसका वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगा। इसका ऐसे ही दिख रहा है डिपेंड नहीं करेगा, पता है क्यों,
क्योंकि यू नो एक्स आई जो है हमारे पास, यहाँ जो हमने कहा एक्स आई जो दे रखा है वो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, एंड एक्स आई अपॉन थीटा क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1। और आप जानते हैं एक्स फोर अपॉन थीटा क्या होगा, क्या होता है जी, बीटा, बीटा में 4,1, ये ना 4 सैम्पल साइज था। तो जब आप आई के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो वो थीटा गायब हो जाएगा, राइट, क्योंकि बीटा में थीटा तो गायब हो गया, थीटा है कहीं। सो इफ़ यू सॉल्व दिस, जो आई वाला निकाल रहे होंगे हम, तो थीटा बिटवीन 2x4, यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा है ना, यू हैव टू कैलकुलेट हेयर, तो ये निकाल लीजिए। बता पाएंगे किस पे ये ऐसे ही दिख रहा है, डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैं अगर डिवाइड कर दूं x4 से थीटा को, तो क्या बनेगा, 2 से 3 था ना, 2 से 3, एंड इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो x4 अपॉन थीटा 1/3 से 1/2, इसका नाम कुछ रख दो नया, तो ये तो इसका नाम मान लो मैं t रख दिया लेट से, सो t इज बीटा 4 1। सो डू यू थिंक इसके आंसर में कहीं थीटा आएगा, तो इसके आंसर में थीटा नहीं आएगा, इज इट, देख लीजिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है t बिटवीन 1/3 से 1/2, इसमें कहीं थीटा तो नहीं आएगा, सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा, इवन निकालने की जरूरत नहीं, बस हमें पता चल रहा है कि इसमें थीटा तो है ही नहीं, है ना, तो थीटा नहीं है तो इसके प्रोबेबिलिटी में भी थीटा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो इस वाले का जब पार्ट आप सॉल्व कर रहे होंगे, सो व्हेन यू हैव थीटा बिटवीन x4 एंड 1 + x4, ठीक है, तो इस तरह से, सो आपको क्या करना होगा, थीटा माइनस x4 कर लीजिए अभी, तो ये हो जाएगा 0 से 1, फिर इसको x4 माइनस अगर थीटा करोगे तो उस तरह से आ जाएगा, फिर भी 0 से, अच्छा माइनस कर रहे हैं ना, -1 से 0, ऐसा कुछ देख लीजिए। और अब क्या होगा, x4 माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा तो रहेगा, रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे x4 तो जैसे मैंने कहा x4 अपॉन थीटा, या जस्ट xi है यूनिफॉर्म 0 थीटा, सो xi माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा से 0 हो जाएगा, क्या ही डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ से फिर डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए फिर। तो एनीवे कहने मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दिस विल डिपेंड ऑन थीटा, या एक काम करो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फोर्थ ऑर्डर स्टैट्स में ले आओ इसको, तो लेट्स से अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ, एक मिनट क्या हो गया इसको, चल कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ गया होगा ना, इसलिए ऐसा हो जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर यहाँ x4 ही ले आए हम, x4 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, इसमें हम x4 ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ तक ठीक है, ये किया तो ये हो जाएगा थीटा -1 से थीटा, ऐसा हो जाएगा ना। अब ये निकालेंगे x4 का डिस्ट्रीब्यूशन, आप निकाल लेना, यू नो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, PDF CDF सब आप जानते हो निकालना, है ना, यूनिफॉर्म 0 थीटा में, सो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF CDF सब लिख सकते हो ना, सो कैन यू इंटीग्रेट इट, सो फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF लिख लो, बीटा 4,1, क्या किसका किसका डिस्ट्रीब्यूशन, x4 का, नहीं कैसे, x4 कैसे, 0 थीटा है ना यहाँ पे, तो वो तो हमने यहाँ लिख दिया, जो आप कह रहे हैं ये है ना, x4 अपॉन थीटा बीटा 4 1 है ना, यस सर, यस सर, यस सर, है ना, तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हम यूनिफॉर्म 0 1 का क्या जानते हैं, मतलब यूनिफॉर्म 0 थीटा का PDF कितना है, तो x का PDF है 1/थीटा, है ना, और इसका CDF कितना होता है, तो x/थीटा, तो मैं कह रहा हूँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या आ जाएगा, तो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या जानते हैं आप लोग, ये x जो पॉपुलेशन का CDF है उसकी पावर n, ये होता है ना, ये हो गया, सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी xi की, सो यहाँ x था 0 से थीटा में, ठीक है, तो ईच xi बिटवीन 0 to थीटा, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी 0 से थीटा में ही होगा, तो ये आपका CDF आ गया, डिफरेंशिएट करके PDF ही निकाल पाओगे, है ना, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF भी आ जाएगा x के टर्म में, सो n x/थीटा इंटू 1/थीटा ऐसा आ जाएगा, पावर n -1 रहेगा, ठीक है,
सो यहाँ से ये आ गया, एंड दिस इज द PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 थ्रू थीटा। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा तो आएगा ना। अब ये डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। थीटा उसने कहा था पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव साइड चला गया। तो मेनली हमें जैसे थीटा बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो, मतलब जो भी होगा थीटा पे डिपेंड, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए है ना। वी डोंट नीड एग्जैक्ट आंसर, वी जस्ट वांट कि वो थीटा के टर्म में आएगा या नहीं आएगा, थीटा से फ्री आएगा। सो यहाँ सिंपली दिख रहा है कि इट विल डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, यहाँ PDF है, सो इट विल डिपेंड ऑन थीटा। सो दिस विल डिपेंड ऑन थीटा, और ये था दिस इज फ्री ऑफ थीटा, ये था फ्री ऑफ थीटा। ठीक है, सो कहने का मतलब जो I का इंटरवल है फ्री ऑफ थीटा होगा, J का है डिपेंड ऑन थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। चेक कर लो जी। ठीक है, फिर तो सर फोर्थ होगा ना। हाँ ऑप्शन हाँ नहीं, फोर्थ क्यों होगा, अगर INJ दोनों की डज नॉट डिपेंड। अब ऑप्शन पे आते हैं, इसमें तो ये कह रहा ना, अब ऑप्शन पढ़िए, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लग रहा है आपको क्या होगा ऑप्शन। I की कवरेज प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड J प्रोबेबिलिटी डिपेंड ऑन थीटा। थिंक केयरफुली, बाकी लोग देख लीजिए। सर अभी तो आपने कहा कि सर दोनों का मतलब थीटा पर डिपेंड करेगा, आई हाँ, और जे पर। कहाँ मैंने कहा ऐसा, ऐसा कहा जी, बाकी लोग बताओ भाई, क्या ऐसा मैंने कहा है, बताओ भाई। दोनों, नो सर। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हम दो क्वांटिटी निकाल रहे हैं ना, हम I के लिए यहाँ निकाल रहे हैं और J के लिए यहाँ निकाल रहे हैं। तो हमने क्या कहा, I का जो निकाला है सो इसकी प्रोबेबिलिटी थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी। देखिए आप ध्यान से, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, फ्री ऑफ थीटा। सो I के करस्पॉन्डिंग जो आपकी कवरेज प्रोबेबिलिटी आएगी वो थीटा से फ्री आएगी, लिखा है फ्री ऑफ थीटा। एंड J के करस्पॉन्डिंग जो कवरेज प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल डिपेंड ऑन थीटा, लिखा तो है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। So coverage probability of I will be free of theta and coverage probability of J will depend on theta, ये है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट होगा, ये कह रहा है दोनों डिपेंडेंट होगा। अब I की डिपेंडेंट है और J की डिपेंडेंट है, 2 सही है। ठीक है, देख लीजिए। सर ये वैसे कवरेज प्रोबेबिलिटी का क्या सर मतलब ये होता इट्स लाइक कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जानते हैं ना आप, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, जैसे मैं बोलता हूँ कि T1, T2 इज 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। तो ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट आप क्या जानते हैं, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, इसमें कौन सा नंबर, अगर आपसे पूछे व्हाट इज कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट या मैं पूछूं व्हाट इज कवरेज प्रोबेबिलिटी, कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है। ये रीडेबल है ना। सर मतलब यही होता है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट बहुत मतलब रिपीट कर रहे हैं तो 95 टाइम्स वो उसी में फॉल करेगा। हाँ, ये आप या जो भी 100 बार, मतलब वो आप ऐसे बता रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली मैथमेटिकली मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी थीटा की वैल्यू T1 और T2 के ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच होने की प्रोबेबिलिटी 95% है, ये थ्योरेटिकल मतलब है। जो थीटा हमने ट्रू वैल्यू ली है हाँ वो सर एग्जैक्टली, तो वो होगा मतलब तो ये 90। हाँ तो यहाँ पे आंसर 1 माइनस अल्फा है, तो हम यही निकाल रहे थे यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे होगा 1 माइनस अल्फा। तो यही कवरेज प्रोबेबिलिटी, यही तो निकाल रहे थे हम, आप ध्यान से देखो तो हम दोनों पार्ट में यही तो निकाले हैं, और ये देख रहे थे ये थीटा पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, ये चेक कर रहे थे। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट देखिए जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12वां, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि यूनिट 4 में 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किसी भी ये CSIR नेट का पेपर उठाओगे पार्ट बी में, अभी हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, सो पार्ट बी में यूनिट 4 के 12 क्वेश्चन होंगे, यूनिट 1 के 12, यूनिट 2 के 8, यूनिट 3 के 8, यूनिट 4 के 12। ठीक है, तो इसको चेक कीजिए। सो ये उसका है ऑपरेशन रिसर्च का MM1 मॉडल का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके आते हैं 12 में से, एक क्वेश्चन ऑपरेशन रिसर्च वाला होगा, तो OR वाला। तो कभी है ना, जैसे कभी ग्राफिकल मेथड वाला LPP आ जाता है, कभी 2 वेरिएबल का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाता है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, कभी ये आ गया है ना, कभी MM1 मॉडल और ये जो है ना, सो ये आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे।
तो ये डायरेक्ट भी फार्मूला ही है, जिन लोगों को याद है, यहाँ भी कुछ करने को नहीं है, ठीक है ना, ये जस्ट इट इज़ फार्मूला। आपको फार्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है कुछ नहीं होगा। मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला, ये मैंने क्लास में लिखाया भी होगा, ये थ्योरी कुछ दिन कराया था ना मैंने, MM1 मॉडल पे हमने 3-4 क्लास लिया भी था। सो देखिए जिन लोगों ने नोट्स बना रखे हैं मुझे बताइए कि कंसीडर द MM1 क्यूइंग मॉडल विथ, है ना, ट्रैफिक इंटेंसिटी रो लेस देन 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग n कस्टमर इन द सिस्टम एट अ स्टेडी स्टेट इज गिवन बाय, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो जो हैं, जो लोग उस बैकग्राउंड के जिन्होंने नोट्स बनाए, आंसर बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम फॉर्मूला है मतलब सिर्फ से कि, और ये हमने क्लास में लिखाए भी हैं, आप चेक कर सकते हो नोट्स। कोई बताओ भाई, किसी को याद नहीं है? एनीवन टेल? ये संजीवनी अक्सर सॉल्व करती थी, और ये तो बड़साली ये लोग कर रहे थे ना। तो ठीक है जी, याद है रो क्या होता था? एक तो रो का फॉर्मूला हम लिखते थे लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा होता था अराइवल रेट, म्यू होता था डिपार्चर रेट, है ना। कोई क्विंग सिस्टम है, जैसे मान लो जैसे पेट्रोल पंप हो गया, है ना, या कोई कहीं भी आप काउंटर है, कोई भी फूड काउंटर, कोई भी काउंटर है, तो उसमें क्या है कि लैम्डा अराइवल रेट है, म्यू, है ना, ये है डिपार्चर रेट है। तो ये स्टेडी स्टेट के लिए, मतलब ये तो बता ही रखा है। तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन कस्टमर सिस्टम में होगा, सिस्टम में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन कस्टमर बीइंग इन द सिस्टम। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ खास नहीं है। सो इसका फॉर्मूला जो होगा ये फोर्थ वाला आएगा, ठीक है। सो दैट यू कैन सी, बहुत सारे फार्मूला हमने लिखाया था जब क्लास इसका लिया था, तो 12-15 फार्मूला लिखाया था डिफरेंट, कि क्यू में है कितने लोग, सिस्टम में होने का क्या है, ठीक है ना। तो सिस्टम का मतलब क्यू प्लस काउंटर, इस तरह से मतलब है, हाँ, मतलब इन द सर्विस, यही ना। तो नहीं भाई, ये फॉर्मूला है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो अभी ये पेपर यहाँ खत्म हो जाता है यूनिट 4 का, फिर अब है ना, ये आपका पार्ट सी स्टार्ट हो गया यहाँ से, फिर यूनिट 1 का स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट सी यूनिट 1 का, ठीक है ना। सो अभी जो पेपर था, ये जो पेपर अभी आप देख रहे थे, ये फेव 2022 का था, ठीक है ना। तो इसमें जैसे पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 20 था, है ना। पार्ट बी फिर से इन्होंने नंबरिंग दोबारा करते हैं, तो 1 से लेके इन्होंने कितने क्वेश्चन 40 था। एंड पार्ट सी, अच्छा, हालांकि इन्होंने यूनिट वाइज भी अलग कर दिए थे, पार्ट सी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 60 था, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक जो क्लासेस 1 महीने में हुई हैं, जून में क्लास स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक हमने 2015 से लेके अभी 2022 तक का, तो 22 फेव का डिस्कस किया है। यहाँ से जून का एक एक पेपर हमने डिस्कस किया है, पार्ट बी और यूनिट 4 वाला पार्ट हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो बाकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऐप में है, जो नए बच्चे हैं आप रिकॉर्डिंग में जाएंगे, जो क्रैश कोर्स नाम का होगा लाइव, उसमें तो अभी मतलब 22-23 लेक्चर्स हुआ है, ये आई थिंक 23rd लेक्चर है। तो उसमें ये सारे पेपर डिस्कस हुए हैं हर साल, है ना। अभी आगे क्या है, आगे देखना पड़ेगा 2022 के बाद कौन सा पेपर हुआ था। सो 2022 में और पेपर हुआ था, तो ये लोगों ने अपलोड कर रखा है हमें 2022 का। देखते हैं 22 में और कौन से एग्ज़ाम हुए थे, ये तो फरवरी वाला था, 22 में दिसंबर में भी हुआ होगा। तो इनका जो है, तो ये तो हमने यही यूज़ कर रहे थे, इनका शायद पेपर ख़त्म हो गया। ये जो हम यूज़ कर रहे थे, इनका ही वेबसाइट हम यूज़ कर रहे थे, इसमें टोटल इन्होंने 2022 तक ही, अच्छा है आगे ना। सो अभी हम जो सॉल्व कर रहे थे, ये ग्रुप में भी है, ये मैं भेज देता हूँ। बाकी ये वेबसाइट जो, तो गूगल करेंगे आपको भी मिल जाएगा ना, जैसे मैंने अभी गूगल किया है। सो
सर वो दिसंबर में नहीं हुआ था सर, वो जून के साथ मर्ज हो गया था, अच्छा ऐसा है। 2023 के साथ। वही देखते हैं तुम्हें क्या है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये डिस्कस का अभी जो पेपर में डिस्कस किया है, ये फेब 2022 का, ये सितंबर 2022 वाला पेपर ये है, ठीक है ना। हाँ मतलब वो उस समय चूंकि कोविड की वजह से चीज़ें हिली हुई थी ना, तो उस समय इधर उधर हो रहा था। तो ये जो पेपर है ये सितंबर 2022 का है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना, 2022 का सितंबर में जो पेपर हुआ था वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कर चुके हैं, इसका डिस्कस करते हैं। सो इसमें भी जैसे है ना, पहला 20 क्वेश्चन यूनिट 1 का होगा, एंड उसके बाद फिर 40 क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट ए मतलब यूनिट बी का, पार्ट बी का होगा। तो ये पार्ट बी में 4 यूनिट है, मतलब पार्ट ए के 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी के 40 क्वेश्चन होंगे, उस 40 में यूनिट 4 के 12 क्वेश्चन होंगे। तो यूनिट 3 चल रहा है। सो ये हम आ गए ना। तो ये हमारा चल रहा है यूनिट 3 का 8वां क्वेश्चन। यूनिट 3 में 8 ही क्वेश्चन आते हैं, फिर यूनिट 4 स्टार्ट हो गया ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4, तो ऐसे करके इन्होंने डिवाइड कर दिया है। सो इसको देखिए ज़रा। ओहो, इसको यहाँ नहीं रखते, नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, ठीक है। ये है, इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। देखिए ये भी आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इजीली। तो ये कह रहा है कि इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो दिस इज सितंबर 2022 पेपर, ठीक है ना। PYQ CSIR मैथमेटिकल साइंस, ठीक है ना। CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है। तो इसमें ये है यूनिट 4, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका। और ये यूनिट 4 किसका है, पार्ट बी का, क्योंकि पार्ट बी एंड सी दोनों में 4 यूनिट में डिवाइडेड रहता है पेपर। पार्ट बी में पार्ट यूनिट 1 2 3 4, पार्ट सी में भी यूनिट 1 2 3 4, दैट यू नो। चलिए ट्राई कीजिए। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है, एन अनबायस्ड 6 फेस्ड डाइज रोल्ड एन टाइम। कॉइन को एक बार टॉस किया और जो डाई है उसको कैपिटल एन टाइम टॉस किया। कह रहा है वेयर कैपिटल एन 100 है, अगर हेड आया, अच्छा कॉइन पे अगर हेड आया तो आपने 100 टाइम डाई को रोल किया, कॉइन पे अगर टेल आया तो आपने 101 टाइम डाई को रोल किया। वाई डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 6 appeared आउट ऑफ n। सो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन y इज 15। सो ट्राई कीजिए, ये सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बट इसमें आई थिंक यूज़ होगा, बता दिया y 15 है ना, y वॉज द टोटल नंबर ऑफ टाइम 6 appeared। तो आपको गिवन है कि 6 आया 15 बार n में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आया होगा, है ना। तो शुरू में 2 चांसेस थे ना, या तो हेड आता या टेल आता। तो ये है। तो एक मिनट टाइम लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है ना, आप लोगों ने सही बताया था, ये जो यूनिट 4 का आंसर ना, ये 4th पार्ट था ना, फॉर्मूला जो आप लोग बताए थे, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मूला था। तो इसको ट्राई कीजिए, तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। थोड़ा खुद से कोशिश करके देख लो क्या होता है।
आगे जी उत्कर्ष आपका आंसर आ गया है ना। सो तो इसमें ऐसा है ना कुछ, जैसे अगर मैं बेस थ्योरम जैसा सोचूं तो वैसे तो y का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो देख के पता चल रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। तो वैसे तो है ना y होगा बाइनोमियल कैपिटल N कॉमा 1/6, यही ना होना चाहिए जी। नंबर ऑफ टाइम्स 6 अपीयर्ड आउट ऑफ n, बट वो n है ना वैरी करेगा। तो यहाँ से जैसे आपसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड गिवन y इज 15, तो आप इसको अगर अप्लाई करेंगे सो यूजिंग क्या यूज़ करना चाहेंगे? मैं अगर वैसे समझाऊँ आपको बेस थ्योरम वाला, E1 इज़ हेड, E2 इज़ टेल, है ना कुछ भी आ सकता है, एंड देन इवेंट A है y इज इक्वल टू 15। तो ये कहीं ना कहीं E1 गिवन A है, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, और इसको फर्दर लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 अपॉन ये हो जाएगा समेसन, मतलब दो पार्ट में इसको ऐड कर लो इसी को, है ना। सो इसी को अगर हम ये आ जाएगा एंड प्लस इसी को ऐड कर लो यहाँ पे। तो इसमें ये है कि दिस E2 ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बेस थ्योरम है ना, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। ओके जी, सो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लीजिए, सब कुछ पता है आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, क्योंकि क्वाइन क्या था, फेयर क्वाइन था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज़ 1/2। अब हमें क्या चाहिए, A गिवन E1 A गिवन E2। सो ये तो आसान है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मतलब A गिवन E1। सो A गिवन E1 का क्या मतलब है, A गिवन E1 मीन्स y इज इक्वल टू 15, गिवन E1 आपका है E1 इज हेड, है ना, मतलब हेड आया। तो अगर हेड आया ठीक है, सो अगर हेड आया तो n 100 है, ठीक। तो उस केस में y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। ये टू सिचुएशंस हैं, एक केस में होगा बाइनोमियल 100 कॉमा 1/6, दूसरे सिचुएशन में होगा बाइनोमियल 101 कॉमा 6। किस पे डिपेंड करेगा, हेड आया तो टेल आया तो, है ना, यही चीज़ है। सो अंडर हेड और टेल सिचुएशन। सो जैसे अभी दो लोगों ने आंसर किया, दोनों का A1 आया, इसका मतलब 1 ही सही होगा, है ना। सो आप लोगों ने फाइंड कर ही लिया है। सो ये पुट कर लीजिए जस्ट। तो अगर हेड आया तो y का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 100 कॉमा 1/6 है, तो y बराबर 15 का आंसर क्या होगा, 100 चूज 15 एंड 1/6 की पावर 15, चेक कर लीजिएगा जी, है ना। 5/6 की पावर 100 माइनस 15, सो 85, इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरा पार्ट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, सो ये क्या आ जाएगा जी, इसको सॉल्व करेंगे। सो अब A गिवन E2 मतलब हो गया टेल, तो ये है 101, है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब यूज़ होगा। तो इसमें भी वही बात है। सो इसका आंसर A गिवन E2 आएगा, y बराबर है ना, तो ये 101 चूज 15 था ना, एंड 1/6 की पावर 15 एंड 5/6 की पावर, घटा लीजिए इसको 86, यही है जी। इसको यहाँ पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, देखिए क्या आता है, ठीक है। सो ये तो जस्ट ना इसको लिख समझाने के लिए था ये, बाकी डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमें निकालना था और ये फॉर्मूला है पुट करके। सो जैसा आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों ने यही किया ना, उस उत्कर्ष और अंकित देख लीजिए। सो या कुछ और अप्रोच लगाएं तो बताइए। यस सेम। यही अप्रोच है ना, ठीक। तो दो सिचुएशन थी, जस्ट y की दो सिचुएशन है, बाइनोमियल होगा लेकिन अंडर हेड टेल अलग अलग है। बस आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा लिया हमने, तो ये है। और ये पुट कर लीजिए आप, A गिवन E1 A गिवन E2 पुट करके आपका आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके तो ये पहला क्वेश्चन यूनिट 4 का था, सितंबर 2022 वाले पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आया। तो इसमें है कि सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट रखते हैं।
ठीक है, एंड ऑप्शंस ये है। देखिए जी, क्वेश्चन विजिबल है। सो नाउ हमें कह रहा है कि सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल सच दैट प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू 0 1 2 है ना, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट ऑफ x है 0 1 2 या रेंज ऑफ x, सैम्पल स्पेस है ना, ऐसा कुछ। तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू एंड फॉर सम कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी i इज इक्वल टू c टाइम प्रोबेबिलिटी एट i माइनस 1। तो i पे जो प्रोबेबिलिटी है वो c टाइम है i माइनस 1 पे, जहाँ i 1 2 है। तो बोल रहा है ex बताओ, ठीक है ना। सो आप ट्राई कीजिए, इसको यूज़ कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 रख दें, सो x बराबर 1, या जस्ट उतना लिखने के बजाय मैं ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी एट 1 c टाइम i को 1 रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज c टाइम प्रोबेबिलिटी एट 1। जस्ट नंबर्स को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, PMF है हालांकि ये, ठीक है ना। तो सो प्रोबेबिलिटी एट 1 इज c टाइम प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट 2 इज c टाइम प्रोबेबिलिटी एट 1, 1 2 के लिए है। तो अब आपको पता है कि, और हमें ये पता है ना, P0 प्लस P1 प्लस P2 कितनी होती है जी, 1, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ PMF। सो PMF का डेफिनेशन ये कहता है ऐसा होगा। सो इन तीनों को सॉल्व करके, अच्छा आंसर आपको C के टर्म में ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या आप PMF निकाल पाएंगे? सो यू हैव टू फाइंड द PMF एक्चुअली। सो एक्चुअली आपको निकालना है, ये टेबल फिल कीजिए, x 0 1 2 और ये है प्रोबेबिलिटी एट x। सो x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालिए, जरा ये भी बताइए क्या आएगा। सो ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व नहीं कर लेंगे? तीन अननोन है यहाँ पे, क्या है, P1 P0 P2, देयर आर 3 अननोन्स एंड 3 कांस्टेंट। ट्राई करके आंसर बताइए। सर ऑप्शन 2। 2 आ रहा है, ठीक है। हाँ तो सर। बाकी लोग देख लीजिए, PMF निकाला आपने या ऐसे ही डायरेक्ट आ गया? PMF आया है? सर 0 पे P आ रही है, 1 पे CP आ रहा है और 2 पर C स्क्वायर P आ रहा है। जहाँ P क्या है? कैसे? नहीं, ये P क्या है, स्मॉल p क्या है, किसको लिया हुआ आपने स्मॉल p? प्रोबेबिलिटीज लिए मैंने। प्रोबेबिलिटी एट 3? नहीं नहीं, समझे नहीं। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। 0, अच्छा अच्छा वैसे, ओके। तो तो इससे एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो P आपका कैसे गायब हो गया? 0 P तो निकालना पड़ेगा ना अलग से। सर इसके हाँ बाद से जब ये सर वो P हाँ सर ये वाले से आ इसके बाद, जाएगा, P0 प्लस P1 प्लस P2 इक्वल टू 1, उधर बिठा के आ जाएगा। हाँ, वही कह रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करके ना, मतलब आप सर स्मॉल, यहाँ से सर P की वैल्यू 1/1 प्लस C स्क्वायर आ रही है। हाँ बस बस यही पूछ रहा था मैं, ठीक है, डन है ना। देर आर 3 क्वेश्चंस ना, सो वी कैन एक्सप्लिसिटली फाइंड P0 P1 P2 इन टर्म्स ऑफ C। तो ये जैसे आपने बता दिया, तब काम हो गया, ठीक है। अब वहाँ से एक्सपेक्टेशन निकाल के पुट कर लीजिए, देख लीजिए जी। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड P0 P1 एंड P2। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे P0 का नाम P रख दिया, तो ये C टाइम P होगा और ये C स्क्वायर टाइम P होगा। इन तीनों को ऐड करके 1 कर देंगे, क्योंकि ये दे रखा है, तो इन तीनों को ऐड करके 1 कर देंगे, P की वैल्यू ये आ गई, तो एक्चुअली ये आ गया। अब बस आप एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए, ठीक है। सो अब कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सो अभी थर्ड क्वेश्चन ना, ये है थर्ड क्वेश्चन यूनिट 4 का। तो
एंड इसके ऑप्शंस है ना, तो बीटा इधर नंबर्स ही होंगे ना ऑप्शंस, सो आप नंबर्स तो निकाल भी सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं 0.95, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ठीक। तो ट्राई कीजिए। तो इसमें आपसे कह रहा है कि x1 x2 xn भी IID ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है और आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है, ठीक है। सो और ये 100 बीट, अभी क्वेश्चन पहले मैं बता रहा था ना आपको ये यूज़ करना है, जो अभी थ्योरी बता रहा था, आई थिंक ये वाला, जस्ट ये आपको यूज़ करना है। यू हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी। जो मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है सेम तरीके से। सो मैं क्या कर रहा था, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था ना, हम लोग ये निकाल रहे थे कि थीटा T1 T2 के बीच होने की क्या प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सेम तरीके से आपको यही निकालना है। यहाँ भी कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ही निकालना है, यही निकालना है। तो उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी आपको सॉल्व करना होगा। आपको इंटरवल दे रखा है, ये लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब है ये। सो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालो, आंसर बताओ क्या हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, लिखिए। सो क्वेश्चन क्लियर है। सो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1/n टाइम ln 10, ये मतलब है। और यहाँ से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक ये ओपन इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस में एक पॉइंट इंक्लूड एक्सक्लूड करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंटरवल है, तो दिस इज 100 है ना बीटा। इसका मतलब अगर आपको ऐसे समझा दूं कि प्रोबेबिलिटी दिस लेस देन थीटा लेस देन दिस इज, क्या आएगा आपको यही निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आएगा 100 बीटा परसेंट है ना, तो ये आएगा बीटा। डेफिनेशन टू कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहता है, कॉन्फिडेंस डेफिनेशन कि दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस इज 1 माइनस अल्फा, तो ये है जस्ट बीटा है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट बीटा। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या आप निकाल पाएंगे, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको। सो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, थीटा मोर देन दिस थीटा लेस देन दिस, यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके। अच्छा आ गया 2, ओके फाइन। सो यहाँ ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है ना, आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि x माइनस थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो एक्सपोनेंशियल 1 होगा, मतलब xi माइनस थीटा का। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सही है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में थ्योरम होता है रेट ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट n। इसका कुछ नया नाम दे दो, है ना। तो यहाँ से आप इसको प्रोसीड करोगे, घटा दो दोनों तरफ। सो थीटा माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 0 माइनस ln 10/n, यही है। दिस इज बीटा, तो हमें बीटा ही तो चाहिए, यही प्रोबेबिलिटी चाहिए छोरो, है ना। सो वी वांट दिस प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ से थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करोगे, सो ये हो जाएगा x1 माइनस थीटा इज मोर देन 0 लेस देन ln 10/n, इज इट। और इसका कुछ नाम दे दो, तो इसका नाम मैं अभी के लिए रख देता हूँ t मान लो, है ना। सो t इज एक्सपोनेंशियल n, तो इसका जो pdf है t का ये होगा n e की पावर माइनस एन टी, और CDF होगा t का 1 माइनस e की पावर माइनस एन टी, सही है जी। सो अब निकाल लो ये प्रोबेबिलिटी, आई थिंक सब लोग कर ही लेंगे, है ना, देख लो ये तो इजी है, मतलब जस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको ये इंटरवल पे। तो ये अगर इसका नाम मैंने t रख दिया, इसका नाम t रख दिया, सो दिस इज नथिंग बट CDF ऑफ t एट ln 10/n, और ये रहा CDF, पुट कर दो इसमें। तो इसमें पुट करोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एन, और इसकी जगह रखो ln 10/n, सो n गायब, सो हो गया 1 माइनस और ई ln कट जाएगा तो 1/10, तो आ गया 9/10, मतलब 90%, यही ना। तो 0.9 राइट, चेक कर लो जी। तो सेकेंड ऑप्शन सही निकाला आपने, है ना। सो जस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एक्चुअली। तो ये जो अभी निकाला है हमने ना, यही कवरेज प्रोबेबिलिटी है। आपसे पूछता है ये 0.9 क्या है, कवरेज प्रोबेबिलिटी है या कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है, यही 0.9। तो कई बार है ना कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट वर्ड यूज़ करता है, कई बार कवरेज प्रोबेबिलिटी यूज़ करता है। सो दिस 0.9 इज द कवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरवल, ओके जी। ये फोर्थ वाला देखिए, तो यहाँ आपसे कह रहा है
कि चलो इस पूरे को बुला लेते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ गया 4 तक। अब ये कह रहा है कि सपोज x इज अ बाइनोमियल 10, y इज अ बाइनोमियल 11, x y इंडिपेंडेंट है तो x लेस देन y क्या होगा? ट्राई कीजिए, तो दिमाग लगाइए और बताइए। सर वो कुछ स्टैट्स के लेक्चर रह गए हैं, उसको अपलोड कर देते सर। कौन से? जैसे सर वो प्रीवियस ईयर वाले सर, कहाँ पे रह गए? ऐप पे सर। कौन से? आप किस कोर्स में हैं? आप पे सर CSIR वाले। नहीं नहीं, उसमें अलग अलग, एक प्रयास नाम का ऐप बैच है, एक क्रैश कोर्स वाला जो अभी 99 का वो है। सर ये तो क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन किया क्रैश था। कोर्स वाले ना, हाँ, तो उसमें आई थिंक सारे लेक्चर्स होंगे। कौन से आपको लग रहा है लेक्चर्स पे नहीं है प्रीवियस ईयर के? ये हमने अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है, 22 लेक्चर हुआ, आज 23rd लेक्चर है। वो टॉप पे ही पहला जो सबसे ऊपर होगा वो 23 लेक्चर है जो हमने डिस्कस किया अभी तक। जैसे आज कर रहे हैं वैसे ही 23 लेक्चर हुए हैं बस अभी लाइव में। ओके सर। उसका रिकॉर्डिंग है, 23rd लेक्चर आज चल रहा है। तो वो है, आप टॉप पे देखेंगे क्रैश कोर्स नाम से। तो उसमें हमने एक्चुअली क्या किया, 2015 से स्टार्ट करके अभी 2022 का कर रहे हैं ना, 22 सितंबर का कर रहे हैं, 15 जून से स्टार्ट। ऐसे ही हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे 15 जून से लेके, लेकिन ये सब पार्ट बी का ही चल रहा है अभी, पार्ट बी और यूनिट 4। सो पार्ट इसमें हर पेपर में 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन टोटल है ईच पेपर में। तो ईच पेपर में 12 क्वेश्चन है जो हमने लगभग हर क्वेश्चन डिस्कस किया, कोशिश किया है ना डिस्कस करने का। ये है, इसका ट्राई करके बताइए जी। ठीक है, 2 रैंडम वेरिएबल है, दोनों बाइनोमियल है, तो x लेस देन y होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यहाँ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पे काम हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इस वाले में अगर हम ऐसे सोचे, क्योंकि वैसे अगर आप निकालेंगे ना, जैसे मैं अगर आपको न्यूमेरिकली बताऊं कि जैसे x लेस देन y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल x लेस देन y ना, तो ऐसे नंबर्स लें जहाँ x लेस देन y हो। सो मैं पहले लिखूं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। सो मान लीजिए x की वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट होगी? सो सपोर्ट ऑफ x इज 0 1 2 अप टू 10, राइट, एंड y का सपोर्ट है 0 1 2 अप टू 11। ये समझ आ रहा है आपका? बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। सो 1 to 11 है, तो यहाँ x लेस देन y कह रहा है, तो या तो मैं ऐसे x की वैल्यू 0 से y ले लूँ, तो x की वैल्यू 0 से लेके y तक जाओ और y की वैल्यू 0 से 11 तक जाओ। तो ये सीरीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक ये तरीका है।
अच्छा y इक्वलिटी नहीं है तो y -1 तक जाना पड़ेगा ना, इक्वलिटी तो नहीं है ना, सो इक्वल नहीं है, सो x 0 to y -1 एंड y 0 to 11, ऐसा करना पड़ेगा आपको। सो y 0 रखें कभी होगा नहीं, तो y 1 से स्टार्ट करना वाइज रहेगा, क्योंकि y को 0 रखेंगे तो x 0 y 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो y 1 से ही मिनिमम वैल्यू y की 1 ही होगी, क्योंकि x जब 0 रहेगा तो y 1 रहेगा, 1 2 3 4 एंड ऑल, सो 0 0 अलाउड नहीं, तो ऐसा कर लो x 0 से y -1 और y 1 से 11। अब क्या आप ये सॉल्व कर पाएंगे, जो कि डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज यहाँ एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी पूछ भी नहीं रहा है आपको, बस पूछ रहा है क्या लेस देन हाफ होगा, इक्वल टू हाफ होगा, हाफ से ज़्यादा होगा, 10/11 से ज़्यादा होगा, सो 10/11 लाइक नियर टू 1 हो जाएगा, नहीं। चलिए यहाँ पे ना, तो जैसे अगर हम देखें x के पास 11 पॉसिबल वैल्यूज है, y के पास 12 पॉसिबल वैल्यूज है, राइट, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो वैसे है 5, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 5.5, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यूजुअली क्या होगा, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूँ, 3 चीज़ें पूछूँ मैं आपसे कि x लेस देन y, x मोर देन y एंड x इक्वल टू y, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर सर्टेन, मतलब या बोलो कि किसकी प्रोबेबिलिटी आपको लगता है इनमें, इन तीनों में कंपैरिजन करना है, सो व्हाट डू यू थिंक विच वन विल हैव हायर प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इन्फॉर्मेशन। इसके इंटरप्रिटेशन से अगर हम कोशिश करें तो इनमें से क्या लगता है, इनमें से लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी आनी चाहिए, x की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 है ना, y की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5.5 है, तो यूजुअली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सो y इज लाइकली टू बी हायर देन x रैंडमली, तो इससे ये समझ आता है कि y मोर देन x जो होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू x मोर देन y, तो इससे ये तो मुझे समझ आता है कि ये लेस देन हाफ होगा और ये मोर देन हाफ होगा, ये यहाँ से कुछ इंटरप्रिटेशन टाइप का आ रहा है, अल्लाह इन तीनों का सम 1 होगा, है ना, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो सम 1 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू से वी कैन एक्सपेक्ट इट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज y की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5.5 x की 5 है, दोनों बाइनोमियल है यहाँ पे, सो इस तरह से है, सो द प्रोबेबिलिटी x विल बी लेस देन y, दैट इज लाइकली टू बी मोर देन हाफ बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड x मोर देन y ये हाफ से कम ही होगा। मैं पूछ के रहा था x लेस देन y ना, तो x लेस देन y इज मोर देन हाफ, तो है ना, तो इससे एक ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझ आता है, तो ये तो फिर आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो, एग्जैक्ट हाफ कब होगा, जब दोनों IID होता, तभी नहीं होता क्योंकि इक्वलिटी नहीं है ना, हाँ तभी नहीं, सो एग्जैक्ट हाफ तो नहीं आएगा, अदरवाइज यू इफ यू कैन फाइंड द सम, देख लो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत टाइम लेगा सॉल्व करने में, ये बहुत एक लार्ज नंबर 1 के करीब है, तो इतना नहीं होगा कि ये 1 के करीब चला जाएगा, है ना, तो इतना नहीं होगा, तो इससे लेस ही होगा, ठीक है, तो इतना तो नहीं होगा कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 10 है ना, 10/11 ये अराउंड है ना, 1 के करीब का नंबर 0.8 या 0.9 के करीब आएगा ये, ठीक है, है ना, 0.8 समथिंग आ रहा है ना, 0.9, सर ये इक्वल क्यों नहीं होगा सर, कौन सा हाफ के सर बी इक्वल, ऑप्शन क्यों नहीं? हाँ सर, हाफ के इक्वल अब सोचिए कब होता है, जैसे अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता, ठीक है, सो आप जानते होंगे कि अगर जैसे x y r IID, सो एंड कॉन्टिन्यूअस अगर होता ये, है ना, r IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो दे आप जानते होंगे x मोर देन y, x लेस देन y, दोनों हाफ है, ये तो ठीक है क्योंकि इक्वलिटी पे 0 होगा, है ना, इस केस में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू y क्या होगा, 0 होगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस केस में। अब डिस्क्रीट में बात करते हैं कि अगर x y r IID डिस्क्रीट हो तो क्या होगा, सो अगेन ये इक्वल तो होगा बट ये दोनों लेस देन हाफ होगा फॉर श्योर, वाई, बिकॉज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू y जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, अच्छा, तो ये तो हम IID केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाउ
अब यहाँ पे क्या है, x बाइनोमियल 10 हाफ है, y बाइनोमियल 11 हाफ है, ठीक है ना, और पूछ रहा है x लेस देन y होगा, इसका आधा आधा चांस है, क्या ये हाफ प्रोबेबिलिटी है लेस देन y होने की? सो यहां से मैं ये मतलब मैं तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपने हिसाब से एक लॉजिक लगा रहा हूं कि ये हाफ मतलब इन जनरल में भी, बट यहाँ पे नहीं होगा, है ना। अब ये क्यों होगा इसको देखना है। सो मतलब ये ऐसा इंट्यूशन है मेरा, ठीक है ना, इसको प्रूव करके देखना पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल टू हाफ होने का क्या मतलब? अगर चलो इक्वल टू हाफ हो गया, एक्स लेस देन वाई, एग्जैक्ट हाफ हो गया, तो इसका क्या मतलब है? चलो यहाँ देखते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी एक्स, आप जो कह रहे हो उस क्लेम को हम, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ट्राई करके देखते हैं। सपोज एक्स लेस देन वाई इज हाफ, सपोज, है ना, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स मोर देन इक्वल टू वाई भी हाफ होगा, कॉम्प्लीमेंट इसका, ठीक। सो तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई ये निकाल सकते हैं हम, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन y ये हाफ है। सो दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। यहाँ से अगर आप ये निकालते, सो आई थिंक ये में भी आसान हो सकता है कैलकुलेट करना, कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k, इंडिपेंडेंट भी है ना, तो इसको अलग अलग कर दो, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k, और दो समेसन लिखने के बजाय यू राइट सिंगल समेसन। तो समेसन k, अच्छा लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू है ना, हाँ, तो लेकिन इक्वल ले रहा है तो 0 से 10 तक ही ले सकता है ना, 11 तो ले नहीं सकता। सो ये हो गया। इसके सम निकाल के देखो जरा, इससे आइडिया लग जाएगा। तो इससे एक ये पता चल जाएगा, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल लिया तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी x मोर देन y की, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो इसकी भी आ जाएगी। वो तो ये भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि हमने ये निकाला, क्या हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? तो ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसके हेल्प। अच्छा लेकिन ये तो आपको चेक कर रहे हैं हम ना, सो वी आर जस्ट चेकिंग। तो इससे आपको मिल जाएगा आंसर जो आप ढूंढना चाह रहे हैं ना, कि मैं जो कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। तो सोचना पड़ेगा इसमें, है ना। ठीक है, अगले क्लास में करते हैं, तो टाइम भी हो गया, नेक्स्ट बैच का टाइम है। सो अभी हम स्टॉप करते हैं। हमारी क्लास अभी जो लाइव क्लास की टाइम है वो 7:30 to 9 PM अभी चल रहा है डेली, ठीक है, ये लाइव क्लास का टाइम है। 11 से 12 रात को डाउट क्लास होगा। अगर आपका डाउट नहीं होता है तो 6 to 7:30 भी हम डाउट क्लास कर सकते हैं। इफ़ यू हैव डाउट्स, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है या कोई भी बाहर के क्वेश्चंस हैं दैट यू वांट टू डिस्कस, सो डाउट क्लास हम लोग इस टाइम पे भी डाउट क्लास रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर डाउट डिस्कस कर लेते हैं, तो दैट इस टाइम पे हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे, ये सैड नेट का जिस ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ वही चलेगा। यहाँ पे आप डाउट क्लास रख सकते हैं। इफ़ यू वांट आप ग्रुप में टेक्स्ट करो पहले दिन में ही, देन वी कैन हैव डाउट क्लास। ऐसे होगा नहीं, ये रेगुलर है, ये डेली चलता है। सो ये डेली चलता है डाउट क्लास डेली, ठीक है, 11 से 12 रात को। अगर ये डाउट क्लास चाहिए सो यू कैन टेक्स्ट इन ग्रुप कि हाँ डाउट क्लास रख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या डाउट क्लास रखते कोई बच्चा आता ही नहीं है, ठीक है ना। इवन रात को भी डाउट क्लास होता है तो 1-2 बच्चा आता है जिनको डाउट होता है, वरना कोई आता नहीं है ना। मतलब जिनको डाउट होगा वही तो आएंगे, तो ये होता है। अगर मान लो इसमें डाउट क्लास रखें कोई आएगा नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू, बाकी जो भी है ग्रुप में टेक्स्ट कीजिए।